हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, अध्याय 6 पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। आज हम लोग ने पढ़ना है टॉपिक आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड। आनुवांशिक कोड को आज हम लोगों ने पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेप्लिकेशन और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को, प्रतिकृतियन और अनुलेखन को डिस्कस किया था। तो प्रतिकृति व अनुलेखन क्या था? प्रतिकृति व अनुलेखन में न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड पर न्यूक्लिक एसिड बना था, तो न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड का प्रतिलिपिकरण होता है। ठीक है, इन प्रक्रमों को पूर्णतकता के आधार पर समझना आसान है। तो न्यूक्लिक एसिड पे डीएनए का बनना और डीएनए पे आरएनए का बनना बहुत आसान है समझना, जब हम लोग पूरकता के सिद्धांत को समझते हैं। तो पूरकता के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्ट्रैंड पे आपको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मालूम है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे आप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बता सकते हैं, जो पूरकता का चार्गाफ ने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी दिया था कि एडिनिन के अपोजिट हमेशा थाइमिन आएगा, थाइमिन के अपोजिट हमेशा एडिनिन आएगा, साइटोसिन के अपोजिट हमेशा ग्वानिन आएगा, ग्वानिन के अपोजिट हमेशा साइटोसिन आया था। तो डीएनए पे डीएनए का बनना या डीएनए पे आरएनए का बनना वो पूरकता के सिद्धांत के आधार पे होता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को समझना आसान है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में अब ट्रांसलेशन, स्थानांतरण की प्रक्रिया ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में आनुवांशिक सूचना का ट्रांसफ़र होता है एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड क्या? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से। तो न्यूक्लियोटाइड का जो बहुलक बना हुआ है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए के स्ट्रैंड से ये सूचना ट्रांसफ़र हुई मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड पे। मैसेंजर आरएनए में बन गए हमारा मैसेंजर आरएनए और उस पर न्यूक्लियोटाइड कोडिंग स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में अरेंज हो गए। बस फ़र्क ये है, जहाँ जहाँ थाइमिन था डीएनए में, वहाँ यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। तो मानिए यहाँ पे UCC UGA ये हमारे बन गए हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द कोड प्रेजेंट ओवर कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के कोड के अनुसार। अब ये न्यूक्लियोटाइड तीन के कॉम्बिनेशन में, ट्रिपलेट जो बोलते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो जब इसका ट्रांसलेशन होगा, ये जो छुपी भाषा में गुप्त जानकारी लेके आया है, जब इसको डिकोड किया जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए के द्वारा, तो अमीनो एसिड एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित मात्रा में लगा दिए जाएंगे, एक के साथ दूसरा, बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन देम। उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। इस चेन में कितने अमीनो एसिड हैं और किस नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, उस चीज़ की जानकारी इसके पास है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट के हिसाब से। ये जानकारी जो मैसेंजर आरएनए पे कहाँ से आई? ये हमारी डीएनए के स्ट्रैंड से आई। तो सूचनाएं ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसलेट हो गया, अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी, इसमें अमीनो एसिड का क्रम किसने निर्धारित किया? इन कोड ने निर्धारित किया। ठीक, तो देखिए अब क्या कह रहा है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवांशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से अमीनो एसिड के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती है। तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, उसके ट्रांसलेशन से बन गया अमीनो एसिड का बहुलक। अमीनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड में ना तो कोई पूरकता मिलती है अब इन दोनों के बीच, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के बीच में ना तो कोई पूरकता का सिद्धांत है कि अगर यहाँ पे UCC है तो फलाना आगे एलिनीन ही आएगा, यहाँ पे UG है तो यहाँ पे ग्वानिन ही आएगा। मतलब इस तरह का कोई भी अमीनो एसिड्स के बीच में और न्यूक्लियोटाइड की इधर श्रृंखला के बीच में कोई भी उसमें मैच नहीं है, कोई उनका पूरकता का सिद्धांत वहाँ काम नहीं करता। अमीनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड में ना तो कोई पूरकता मिलती है, ना ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में आप कुछ सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्लों में भी परिवर्तन हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड अगर यहाँ पे चेंज हुआ, अगर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड कोई चेंज हुआ, न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन से, न्यूक्लिक एसिड ये जो बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, अगर इसमें कोई चेंज हुआ, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो प्रोटीन के अमीनो एसिड में भी परिवर्तन हो जाएगा। आप याद करो, सिकल सेल एनीमिया
हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी बीमारी, तो उसमें छठे कोडॉन पे, छठा कोडॉन था हमारा GAG, उसकी जगह क्या हो गया म्यूटेशन के बाद GUG। तो GAG ये ट्रिपलेट कोडॉन कोड ला रहा था ग्लूटामिक एसिड के लिए। अब छठे नंबर पे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड नहीं वेलाइन आ जाता है, वेलिन। ठीक है जी। तो GAG की जगह GUG हो जाना, A की जगह U का आ जाना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बदला है जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। उस एक खाली न्यूक्लियोटाइड बदलने की वजह से अमीनो एसिड का टाइप बदल जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाएगा। तो आनुवंशिक पदार्थ में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होने से या न्यूक्लियोटाइड का टाइप चेंज होने से या न्यूक्लियोटाइड का नंबर चेंज होने से प्रोटीन के अमीनो अम्लों में भी परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है। इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। तो प्रमाण यही है, ये देखिए सामने आपके कि एक न्यूक्लियोटाइड केवल चेंज हुआ, अमीनो एसिड बदल गया। इससे आनुवंशिकी कूट की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ। तो इन सब बातों से किस चीज़ की परिकल्पना हुई कि भाई कोई कोड है, कोड वर्ड है, जो कोड वर्ड काम कर रहा है और वो कोड बदल गया तो यहाँ पे अमीनो एसिड बदल जाएगा। इससे इस बात को बल मिला कि कोड होते हैं। इससे आनुवंशिक कोड की, जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड के अनुक्रम को निर्धारित करते हैं। और यही कोड इस बात को निर्धारित करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी उस चेन में कौन सा अमीनो एसिड आएगा, किस नंबर पे आएगा, कितने अमीनो एसिड की चेन होगी और किस क्रम में वो लगेंगे, वो सब निर्धारित कर रहे हैं ये जेनेटिक कोड। डीएनए की संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक, डीएनए की संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, ये बात अपने आप में डीएनए की रचना किस का क्या है, रचना उसकी विवेचना करना, व आनुवंशिक पदार्थ का क्या जैव रासायनिक प्रकृति क्या है, कि वो प्रोटीन है कि लिपिड है, कि वो क्या है, जैव रासायनिक प्रकृति आनुवंशिक पदार्थ की कि क्या है वो, ये अपने आप में जितना चैलेंजिंग और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, उससे ज़्यादा टफ कह लीजिए या उससे ज़्यादा चैलेंजिंग इस बात को निर्धारित करना था कि आनुवंशिक कोड कैसे बना है, आनुवंशिक कोड का निर्धारण, कि उसका अर्थ निकालना, वो आनुवंशिक कोड का प्रस्ताव करना किस तरह का बना है, ये ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो डिकोड करना डीएनए की संरचना को और ये बताना कि डीएनए मॉलिक्यूल है, जो आनुवंशिक मॉलिक्यूल है, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग काम था। लेकिन उससे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि आनुवंशिक कोड को समझना कि आनुवंशिक कोड कैसा बना है और किस तरह से काम करता है। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों की ज़रूरत थी, सच एज भौतिकविद, फिजिक्स, रासायनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जानकार, जैव रासायनिक, साथ के साथ आनुवंशिकविद, जेनेटिस्ट के सहयोग की आवश्यकता थी। तो फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री से भी और हमारे बायोलॉजिस्ट से भी और हमारे जेनेटिस्ट, सारे फील्ड से सहयोग की आवश्यकता थी। जॉर्ज गैमो एक भौतिकविद थे, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज गैमो एक फिज़िक्स के जानकार थे, फिज़िक्स टीचर थे, जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 है, और उन्होंने ये लॉजिक दिया कि भाई नाइट्रोजिनस बेस जो है केवल 4 है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। नाइट्रोजिनस बेस जो डीएनए के स्ट्रैंड में मिलते हैं 4 है, 2 प्यूरिन कैटेगरी के और 2 पायरिमिडीन कैटेगरी के। अगर ये नाइट्रोजिनस बेस कोड बना रहे हैं, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, तो केवल 4 तरह के प्रोटीन आपको मिल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। लेकिन ह्यूमन बॉडी की प्रोटीन आप जानते हो, उसमें 20 तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिंगल नाइट्रोजिनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, आइडर 2-2 का, 3-3 का या 4-4 का। अगर ये 2-2 के कॉम्बिनेशन में है, मतलब AG, AT, AA, CA या AC, उसके बाद UU, UA, UC, UG, इधर कर लीजिए AA, AU, AC, AG, और उसके बाद CA, CU, CC, CG, इसी तरह से GA, GU, GG, GC। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अगर ये 2-2 के डबलेट के फॉर्म में है
तो 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम ये 16 अमाइनो एसिड्स के लिए, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए कोड ला रहे हैं। लेकिन हमें कोड कितने के लिए चाहिए? 20 के। तो इसका उन्होंने, जॉर्ज गैमो ने ये लॉजिक दिया कि इसका मतलब है कि ये ट्रिपलेट के कॉम्बिनेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में है। मतलब UCA, UCC, UCG, UCU, ये 3 के कॉम्बिनेशन चलेगा। इस हिसाब से जो आप कॉम्बिनेशन देख पाएंगे आउट ऑफ 4 UCAG, इन 4 का अगर 3 का कॉम्बिनेशन कि आप देखेंगे तो कितना नंबर आएगा? टोटल इन ऑल 64 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर ये 4 नाइट्रोजनस बेस 3 के कॉम्बिनेशन में, ट्रिपलेट फॉर्मेशन में, ट्रिपलेट कॉन्फ़िगरेशन में कोड बना रहे हैं तो 64 डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स आर पॉसिबल, 64 कोड पॉसिबल होंगे। इसके लिए जो फार्मूला है वो 4⁻n, 4 डिफरेंट तरह के हमारे नाइट्रोजनस बेस, अगर वो एक अल्फ़ाबेट या एक हमारा नाइट्रोजनस बेस, ये n की वैल्यू, अगर वो 1 का सिंगलेट है, अगर n की वैल्यू 2 है डबलेट है, अगर n की वैल्यू 3 है ट्रिपलेट है, अगर n की वैल्यू 4 है तो क्वाड्रुपलेट है। अगर वो एक के लिए ला रहा है कोड तो 4 अमीनो एसिड के लिए कोड बनेगा 4⁻1। अगर वो डबलेट के कॉम्बिनेशन में है तो 4⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, 16 अमीनो एसिड के लिए कोड ले आएगा। और अगर वो ट्रिपलेट है तो 4⁻3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड के लिए कोड ला रहे हैं। और अगर ये 4 के उसमें होता तो 256 बन जाते। 256 तो बहुत ज़्यादा, कोई तुकी नहीं बनता, हमें तो 20 ही चाहिए। 20 चाहिए तो 4 ये नाइट्रोजनस बेस अगर 3 के कॉम्बिनेशन में कोड बना रहे हैं तो 64 कोडॉन पॉसिबल है। तो जॉर्ज गैमो ने यही बोला था, भाई 16 से काम नहीं चल रहा डबलेट से, तो इसका मतलब है ये 3 के कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इन्होंने बोला, इनका विचार था यदि केवल 4 है तो इन 20 अमाइनो एसिड का कूट लेखन किस रूप से होता है, अतः कूट के निर्माण में क्षारों की समूह बनता है। तो कोड बनाने के लिए क्षार कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं। उनका विचार था कि सभी 20 अमाइनो एसिड के कूट हेतु, सभी 20 अमाइनो एसिड के कोड बनाने के लिए कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था, ये अपने आप में एक बहुत बोल्ड प्रपोजिशन था, बहुत मतलब हिम्मत वाली बात थी ये कहना, क्योंकि भाई 3 के कॉम्बिनेशन से चलते हैं तो 64, अब 64 में से 20 यूज़ हो रहे हैं, 44 कहाँ गए, उनका क्या हुआ? तो ये अपने आप में एक बहुत बोल्ड प्रपोजिशन था, लेकिन उन्होंने ये दिया और उस पर वो स्टिक किए, उस पर अड़े रहे, जिससे 4⁻3 64 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल के प्रति उत्पादन समुच्चय से 64 कोड का निर्माण हुआ। 4⁻3 के प्रति उत्परिवर्तन समुच्चय से 64 कोड का निर्माण हुआ। इनसे बनने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे। तो अगर ये 4⁻3 ये 3 के कॉम्बिनेशन है, 64 कोड हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें 20 कोड मिल जाए, हमें 64 मिलना है तो हमारी नीड से कहीं ज़्यादा है। तो बाकी के 44 क्या कर रहे हैं, लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने कहा नहीं ये ट्रिपलेट के कॉम्बिनेशन में है। प्रकुट त्रिक होते हैं, ये जो कोड हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, त्रिक का मतलब ट्रिपलेट। इसका परिणाम देना अपने आप में कठिन कार्य था। अब इसको कैसे प्रूव करें साइंटिफिकली, बहुत मतलब ये टफ जॉब था, लेकिन कुछ एक साइंटिस्ट हैं जिनके काम इस क्षेत्र में बड़े सराहनीय योगदान दिया। उसमें से एक है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना ने निश्चित क्षारों के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया। तो निश्चित क्षारों, जैसे मानिए इन्होंने निश्चित क्षार यूसी निश्चित है कि निश्चित क्षार कौन से लिए, हमारे यूरेसिल और साइटोसिन के कॉम्बिनेशन से बने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आरएनए को इन्होंने सिंथेसिस किया। तो निश्चित क्षारों के समुच्चय, निश्चित क्षारों के कॉम्बिनेशन से युक्त आरएनए अणुओं के, अब उससे जो आरएनए का अणु बढ़ा निश्चित क्षारों से निश्चित क्रम से, उसका जब ट्रांसलेशन किया, अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास कर लिया। तो इन्होंने इस चीज़ को कि केमिकली हम लोग डेफिनेट सीरीज़ के लगे न्यूक्लियोटाइड को अरेंज कर सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं और उसका हम लोग ट्रांसलेशन भी करा सकते हैं। ये विधि इन्होंने डेवलप कर ली। तो जब इस तरह से इन्होंने यूसी और उसका जब ट्रांसलेशन किया तो जो प्रोटीन बना
उसमें 2 अमीनो एसिड का रिपीटिशन था। मानो अमीनो एसिड ए बी ए बी ए बी ए बी, तो यू सी 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 यू सी। तो यू सी यू किसी अमीनो एसिड के लिए मानिए अमीनो एसिड ए है, तो सी यू सी बी है, तो फिर यू सी यू फिर ए फिर बी। तो जब इन्होंने एक डेफिनेट क्रम में 2 अमीनो एसिड यू सी यू सी यू सी यू सी, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, कोई भी 2 ले लीजिए आप, ये आप ले लीजिए यू ए यू ए यू ए, कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। तो जब आप देखेंगे इस तरह से इन्होंने यू ए यू लिया, तो ये यू ए यू यू ए यू ए यू ए। अब अगर ये लिया तो इन्होंने देखा कि जब इसको ट्रांसलेशन कराया तो 2 अमीनो एसिड का बार बार रिपीटिशन है। इस बात से भी इस चीज़ को बल मिला कि ये ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। डबलेट क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया अगर डबलेट होता तो यू सी यू सी यू सी, तो आपको क्या मिलता? आपको एक ही अमीनो एसिड मिलता बार बार, लेकिन हो क्या, यू सी आपको मिला क्या? जब इन्होंने इस तरह से बनाया तो आपको मिले 2 अमीनो एसिड का रिपीटिशन, यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी। तो ये माना गया कि ये ट्रिपलेट के कॉम्बिनेशन में रीड कर रहा है, ये डिकोडिंग जो हो रही है 3 मिलके एक कोड बना रहे हैं। अगर 2 मिलके बनाते तो यू सी डिकोडिंग होती, तो एक ही अमीनो एसिड होता ना, एक ही तरह का। और अगर 4 करते तो पहली बात तो 4 का अगर हम कॉम्बिनेशन क्वाड्रुप्लेट का खाबो ख्याल रखते हैं तो 256 कोड बन जाएंगे, जो कि हमें तो 20 ही चाहिए, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बात हो जाएगी, तो इसको तो हटा ही दीजिए। और 3 का हाँ समझ में आया कि ट्रिपलेट हो सकता है भाई, यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी। और यू सी में अगर हम बोले एक नाइट्रोजिनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड है, तो भैया हमारे पास 4 ही केवल रह जाएंगे विकल्प। तो इसके लिए ये समझ में आया कि ये ट्रिपलेट होगा या हो सकता है। तो इनके ये जो किया इन्होंने कि भाई ये निश्चित क्षारों के समुच्चय से आरएनए बना सकते हैं, और उन आरएनए के संश्लेषण की रासायनिक विधि का, और उसके बाद उस आरएनए की संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास कर लिया। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल निरेनबर्ग ने कोशिका स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में काफ़ी सहयोगी रही। तो इसके बाद प्रोटीन के संश्लेषण हेतु मार्शल निरेनबर्ग की कोशिका स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में, कोशिका स्वतंत्र तंत्र तो सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने डिकोड करने का तरीका ढूंढा कि प्रोटीन के संश्लेषण में सेल फ्री सिस्टम में कोड को डिकोड करने की तरीका इन्होंने ढूंढ लिया मार्शल निरेनबर्ग ने। सर्वेटो ओकावा ने एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज आरएनए को स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलंकित होने में सहायता प्रदान करता है। तो इन्होंने एंजाइम खोज लिया था, सिवेरो ओकावा ने एंजाइम खोजा पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम करता है आरएनए को स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलंकित होने से सहायता प्रदान करता है। आरएनए को स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलंकित होने में सहायता प्रदान करता है। तो आरएनए का बहुलंकन हो जाएगा किससे? टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ स्वतंत्र रूप से एंजाइम का आरएनए का एंजाइम संश्लेषण हो जाएगा। अंत में आनुवंशिकी कूट का चेकरबोर्ड तैयार हो गया, पेनेट स्क्वायर तैयार हो गया, नीचे तालिका 6.8 में दिया गया। जब ये इस तरह की डेवलपमेंट हुए, मार्शल निरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में डिकोड करने का तरीका ढूंढ लिया, सेवेरो ओचा ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम को डिस्कवर कर लिया जो आरएनए को स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ लिंकित कर सकता था, और उन्होंने कोपॉलीमर होमोपॉलीमर बना लिए और उनका एनालिसिस कर ली। तो आखिरी में आके अब आपसे इन 3 साइंटिस्ट के नाम पूछे जाएंगे और इनकी खोज से बारे में पूछा जाएगा। आखिरी में आके हमारे पास चेकरबोर्ड तैयार हो गया,
और उस चेकर बोर्ड से आप देख सकते हैं कि 3-3 के कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन किस अमीनो एसिड के लिए है। अंत में आनुवंशिक कोड का चेकर बोर्ड तैयार हो गया। आनुवंशिक कोड की जेनेटिक कोड की निम्नलिखित विशेषताएं। प्रकुट त्रिक होते हैं, ये जो कोडॉन है ये त्रिक होते हैं। ट्रिपलेट 3 फॉर्मेशन में, 3-3 के फॉर्मेशन में होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 64 प्रकुट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं व 3 प्रकुट कूट लेखन नहीं करते हैं। ये 64 में से 61 कोडॉन ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को 64 कोडॉन ऐसे हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड ला रहे हैं, कूट लेखन करते हैं, जबकि 3 ऐसे हैं प्रकुट जो कूट लेखन नहीं करते हैं। इस कारण से यह रोध प्रकुट के रूप में कार्य करता है। तो वो जो 3 अनुलेखन नहीं कर रहे वो स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन कि वो आके उस प्रोसेस को रोक देंगे, तो वो हमारे स्टॉप कोडॉन है जो 3 अनुलेखन नहीं कर रहे। ठीक है, 64 में से 61 कोड ला रहे, 3 ऐसे हैं जो कोड नहीं ला रहे। एक प्रकुट केवल एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है, इस कारण से ये असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। एक प्रकुट केवल एक अमीनो एसिड के लिए कोड ला रहा, उसके लिए कूट ला रहा, तो जैसे आप देखोगे AUG ये मिथियोनिन के लिए कोड ला रहा, तो ये मिथियोनिन का ही कूट लेखन करेगा। ये जब भी आएगा मैसेंजर RNA के स्ट्रैंड में, उसके डिकोडिंग से हमेशा क्या लगेगा, इसके डिकोडिंग से हमेशा मिथियोनिन ही पॉलीपेप्टाइड चेन में लगेगा। यह प्रकुट केवल एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है, एक कोड केवल एक अमीनो एसिड के लिए कोड ला रहा। इस कारण से ये असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। कुछ अमीनो एसिड का कूट लेखन एक से अधिक प्रकुटों द्वारा होता है और कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका कूट लेखन एक से अधिक प्रकुट द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें अपहासित कूट कहा जाता है, क्योंकि एक अमीनो एसिड को आवाज़ देने वाले कई हैं, तो कई हैं जो उसके पीछे लगे सेट कर रहे हैं, तो एक कई से सेट है। इसका मतलब क्या है, ये डीजनरेट, या ये कहिए कि ये हमारा करप्ट है, अपहासित है, करप्ट है, क्योंकि ये कईयों के साथ सेट है। कुछ अमीनो एसिड का कूट लेखन एक से अधिक प्रकुटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें अपहासित कूट कहा जाता है। प्रकुट दूत RNA में लगातार पढ़े जाते हैं। अब ये जो RNA की सीक्वेंस है, मैसेंजर RNA की, इसमें ये जो कोड बन रहे हैं ये लगातार पढ़े जाएंगे बिना किसी पंक्चुएशन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कॉमा, अर्धविराम, अंतराल के। तो यहाँ पे हमारा AUG, उसके बाद मानिए CCC, AAA, UUU, GGG लगातार पढ़ा जाएगा। UUU, CCC, AAA, GGG ये नहीं पढ़ा जाएगा कि इन 3 को पढ़ो, 2 को रोक दो, 3 को पढ़ो, फिर 2 को छोड़ो, 1 को छोड़ो, पंक्चुएशन, कॉमा, अर्धविराम कुछ भी नहीं। तो प्रकुट दूत RNA में लगातार पढ़े जाते हैं, यह बीच में रुके हुए नहीं होते। कूट लगभग सार्वभौमिक है, लगभग यूनिवर्सल है। उदाहरणार्थ जीवाणु से मनुष्य तक में UUU फिनाइल एनालिन का कूट लेखन करता है। तो UUU फिनाइल एनालिन जहाँ पे भी ये मैसेंजर RNA में आएगा, इसके ट्रांसलेशन से हमेशा फिनाइल एनालिन अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ा जाएगा। जीवाणु से मनुष्य में UUU फिनाइल एलेनिन का कूट लेखन करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूचकणिका प्रकुट व कुछ आदि जंतुओं में मिलता है, लेकिन ये जो कि सार्वभौमिक है, भाई लगभग सार्वभौमिक इसलिए बोला गया क्योंकि अपवाद है। अपवाद कहाँ पे है, सूचकणिका प्रकुट में, माइटोकॉन्ड्रिया, सूचकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन में कुछ अंतर है तथा कुछ आदि जंतुओं में और कुछ प्रोटोजोआ में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लगभग ये सार्वभौमिक है कि भाई AUG जैसे UUU फिनाइल एनानिल के लिए, CCC प्रोलीन के लिए, AAA लाइसिन के लिए, GGG हमारा ग्लाइसिन के लिए कोड ला रहा। तो ये भले प्रोकैरियोटिक सेल हो भले यूकैरियोटिक सेल हो, हर जगह जहाँ भी ये कोड आएगा वो पर्टिकुलर उसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा होगा। लेकिन कुछ अपवाद मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के, आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में कोडॉन में फ़र्क है कुछ में,
और कुछ में प्रोटोजोआ में ये फ़र्क देखने को मिल रहा है। AUG दोहरा काम करता है। AUG जहाँ कोड आ जाएगा ये दोहरा काम करता है। मिथ्योनिन का कूट लेखन करता है। मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड हमारा AUG है, साथ के साथ ये एक प्रारंभ प्रकुट भी है। इससे ही शुरुआत होगी, इनिशिएशन इसी से होगा, स्टार्ट इन्हीं से होगा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस की शुरुआत AUG से होती है। तो ये प्रारंभिक प्रकुट भी है, साथ के साथ ये AUG हमारा मिथ्योनिन के लिए भी कोड ला रहा है। यदि एक दूत RNA में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूट लिखित अमीनो एसिड के अनुक्रमों की पहचान करो। तो अगर ये दे रखा है, पूछ रहा जी आप वो बता दीजिए इसके डिकोड होने से जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, बता सकते हैं आप। अब आपके पास चेकर बोर्ड है तो चेकर बोर्ड देख के आप बड़ी आसानी से बता देंगे। AUG मिथ्योनिन के लिए, UUU हमारा फिनाइल एनानिन के लिए, UUC भी हमारा फिनाइल एनानिन के लिए, UUU भी हमारा फिनाइल एनानिन के लिए, UUC, UUU भी हमारा फिनाइल एनालिन के लिए और UUC भी हमारा फिनाइल एनालिन के लिए। तो पहली बात इसमें मिथ्योनिन लगने के बाद सभी UUC और UUU ये दोनों ही फिनाइल एनालिन के लिए कोड ला रहे हैं। तो मिथ्योनिन के बाद 1 2 3 4 5 6 आपके अमीनो एसिड मिथ्योनिन के बाद फिनाइल एनालिन के लग जाएंगे इस मैसेंजर RNA के ट्रांसलेशन के फलस्वरूप। अब इसके विपरीत के बारे में सोचो। नीचे दिए गए दूत RNA द्वारा कोड लिखित अमीनो एसिड के अनुक्रम में न्यूक्लियोटाइड बताओ। तो नीचे दिए गए हैं कि भैया ये अमीनो एसिड अरेंज हुए, तो अब आपको बताना है न्यूक्लियो एसिड। ठीक, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हो सकता है वो डिजनरेट कोड हो, जो कोड हो अमीनो एसिड। भाई एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोड हो सकते हैं, तो हम कौन सा चुने ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। इसमें अब आपको ये जो चेकर बोर्ड बना है, इस चेकर बोर्ड में आपको UUU याद रखना है, CCC याद रखना है, AAA याद रखना है, GGG याद रखना है। इसके अलावा स्टॉप कोडॉन में हमारा युग, युगा, युवा, इन तीनों को याद रखना है। स्टॉप कोडॉन में UGA, UAA, UAG, इन तीनों को याद रखना है आपको, क्योंकि युग, युगा, युवा, युग, युगा ये हमारा युग और युगा स्टॉप कोडॉन, और ये युवा ये भी स्टॉप कोडॉन। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन के लिए हमारा कोड क्या हो गया भाई, अभी बात करी थी हम लोगों ने। तो इसके अलावा मिथ्योनिन के लिए AUG, ये देखिए मिथ्योनिन के लिए एक ही कोड है, स्टार्ट कोडॉन एक ही है, मेट मिथ्योनिन हमारा एक ही AUG, स्टार्ट इसी से होगा AUG से। ठीक है, AUG केवल एक ही के लिए कोड आ रहा, किसके लिए? मिथ्योनिन के लिए। इसके अलावा एक और है केवल ऐसा जिसमें एक ही कोड उसके लिए लाता और कोई कोड उसके लिए नहीं बना, उसको देख लेते हैं हम लोग। अभी बात करते हैं सिस्टीन ट्रिप्टोफान। हमारा ट्रिप्टोफान जो है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड के लिए भी केवल एक ही कोड है, कौन सा? UGG, UG और G, ये ट्रिप्टोफान के लिए कोड है। तो हमारा मिथ्योनिन एक ही कोड है मिथ्योनिन के लिए AUG, उसी तरह से ट्रिप्टोफान के लिए AU कोड है, UGG एक ही कोड है। ठीक है, चलिए आगे। और स्टॉप कोडॉन भी आपको याद हो गए, युग, युगा, युवा, वो भी बात हो गई। चलिए यही आपने याद में रखना है, इतने से आप याद रख लोगे तो आपका काम चलेगा। गैब और गूक को भी याद रख लीजिएगा, GAG और GUG। GUG आपका विलाइन के लिए और GAG हमारा ग्लूटामिक एसिड के लिए। इतनों को याद रखिए, आपका काम चलेगा। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता। तो 2 अमीनो एसिड हमारे ऐसे हैं जिनके लिए केवल एक ही कोड है,
एक तो मिथियोनिन AUG और एक है ट्रिप्टोफान UGG। तो अगर हमें यहाँ पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस दे रखी, उससे हम कहें कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस अगर दे रखी तो भैया कोड निर्धारित कर दो, नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिनाइल एनालिन फिनाइल एनालिन फिनाइल एनालिन के लिए कई सारे कोड हैं। ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से कोड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से अमीनो एसिड तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड की सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस नहीं बता सकते, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड होते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे आके हमारा जेनेटिक कोड, आनुवंशिकी कोड खत्म, उसमें म्यूटेशन का देखते हैं क्या रोल है। म्यूटेशन व आनुवंशिक कोड, जीन व DNA के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता। ठीक, तुम उत्परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हो। ठीक, एक DNA के खंड में एक से अधिक लोपन व पुनर्योजन के प्रभाव के बारे में आसानी से समझ सकते हो। तो अगर एक DNA का मॉलिक्यूल है, उसके खंड में एक से अधिक लोपन, लोपन का मतलब है गायब होना का मतलब डिलीट होना, व पुनर्योजन के प्रभाव और नए कॉम्बिनेशन के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति या वृद्धि होती है। तो अनुलोपन से या पुनर्योजन से DNA के काम करने की क्षमता प्रभावित होगी, या तो बढ़ेगी या घटेगी। बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल अवशेष ग्लूटामेट से वैलीन में परिवर्तित होता है। अभी मैंने बात करी थी पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु परिवर्तन वो है उत्परिवर्तन जहाँ पे केवल एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा फेमस उदाहरण है, प्रतिष्ठित उदाहरण है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन। तो बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जीन कहाँ पे सिचुएटेड है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। उस जीन के छठे कोडॉन के जो छठा कोडॉन बना रहा है, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, चेंज हो गया म्यूटेशन के कारण। बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन के कारण अमीनो एसिड अवशिष्ट, अमीनो एसिड भैया ये छठे नंबर पे हमारा क्या आ रहा था? तो वेल हिज ल्यूथर प्रो ये हमारा चल रहा था, कहिए कि अमीनो एसिड ये लगे हुए, अमीनो एसिड ये लगे हुए हैं। तो अमीनो एसिड की जो श्रृंखला है हमारे बीटा ग्लोबिन चेन में, वो है वेलाइन, वेल पहला हिस्टिडीन, दूसरा ल्यूथर प्रो, छठे पे आएगा ग्लूटामिक एसिड। तो इनके लिए जो कोड है वो सब रीड करता चल रहा, ट्रांसफ़र RNA लगा रहा। जब छठे पे पहुंचा तो छठे पे यहाँ ट्रिपलेट जो है वो होना चाहिए GAG। अगर GAG है तो वो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड है, लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया और GAG की जगह GUG हो गया तो ये वैलीन के लिए कोड है, वेलाइन के लिए कोड है। यही हुआ है बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन से, जिसको कि पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियोटाइड बदला, अमीनो एसिड बदल जाएगा। क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल अवशेष ग्लूटामिक एसिड से वैलीन में परिवर्तित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को हम लोग दात्र कोशिका सुरक्तता बोलते हैं। दात्र कोशिका सुरक्तता, दात्र कोशिका सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। बिंदु परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश या विलोपन के बारे में नीचे दिए गए साधारण उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो बिंदु पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण, और या तो उसमें पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो मैसेंजर RNA के न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में या तो एक केवल जुड़ गया, एक नया आ गया, और या एक डिलीट हो गया, विलोपन हो गया, गायब हो गया। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मज़े का फ़र्क पड़ेगा। इस कथन पर ध्यान दो जो निम्न शब्दों से बना है। ठीक है, तो ये हमारा राम हैज़ रेड कैप, आप कहिए कि ये राम हैज़ रेड कैप, ये तीन ट्रिपलेट पढ़ना है। तो AUG, फिर हमारा UUU,
CCC, AAA और GGG। मानिए ये सीक्वेंस है जिसको कि हम लोग इसके कोड भी जानते हैं। AUG मिथ्योनिन के लिए, UU फिनाइलएलानिन के लिए, प्रोलीन के लिए, लाइसिन के लिए, ग्लाइसिन के लिए। अब इसमें एक या तो ऐड हो जाए तो इस 3 के बाद वो इस 3 को पढ़ेगा, फिर इस 3 को पढ़ा जाएगा, फिर वो इस 3 को पढ़ेगा, फिर वो इस 3 को पढ़ेगा। तो पूरा शिफ्ट हो गया फ्रेम आगे की तरफ। समझिए बात मैंने क्या कही। ये मैसेंजर RNA AUG, पहला वो जो लगा रहा है इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, वो है मिथ्योनिन। फिर है हमारा UUU, फिर है हमारा CCC, फिर है हमारा AAA और फिर है हमारा GGG। फिनाइलएलानिन, प्रोलीन, लाइसिन, ग्लाइसिन रीड किया उसने, लगा दिए। लेकिन मानो एक ऐड हो जाए या एक गायब हो जाए, विलोपन हो जाए या विलोपन डिलीशन या ऐड हो जाए, या तो गायब हो जाए या ऐड हो जाए, तो क्या होगा? कुछ भी हो जाए। अगर एक बढ़ जाता तो उसने UUU को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसने इसको उठा लिया जो बढ़ गया, तो वो पढ़ेगा, मानो ये A आ गया, ACC, पहले पढ़ रहा था CCC, अब पढ़ेगा ACC, रीड करेगा CAA, फिर पढ़ेगा AGG। तो ये नए अमीनो एसिड्स के लिए, डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए कोड है। तो अगली श्रृंखला बन जाएगी, नए तरह के अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे। उसने इस तरह से एग्जांपल दिया, राम हैज़ रेड कैप। इनमें से एक अक्षर को आप निकाल दीजिए, राम हैज़, या तो एक नया इंट्रोड्यूस कर दीजिए, यहाँ पे एक नया अक्षर अल्फ़ाबेट B आ गया म्यूटेशन के द्वारा। तो उसने ट्रांसफ़र RNA ने जब इसको पढ़ना है, डिकोड करना है, तो 3 को पढ़ता हुआ डिकोड करता चलेगा, रुकेगा नहीं, सांस नहीं लेगा, पंक्चुएशन नहीं लेगा, फुल स्टॉप, कॉमा कुछ भी नहीं, ना एम्प्टी, पढ़ता चल रहा। तो राम हैज़, देखिए एक जो नया आ गया, ब्रिट का P पूरा बदल गया सब अर्थ। राम हैज़ BRI, अब I जुड़ गया, पहले B जुड़ा फिर I जुड़ा, राम हैज़ BRI EDC AP। तो ये शिफ्ट हो जाएगा फ्रेम, जो उसको पढ़ने का तरीका है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो जुड़ जाए या डिलीट हो जाए, या जुड़ जाए उसमें कुछ ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये कहलाता है। रीड करने का जो 3 को रीड करता चल रहा ट्रांसफ़र RNA, वो पूरे का पूरा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त भाष्य से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। एक या अधिक क्षारों के निवेशन या विलोपन से, निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है। तो एक या दो क्षारों के निवेशन या विलोपन के उसमें बढ़ने से या घटने से क्या होगा? निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के आधार में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा जब एक या दो ऐड हुए या निकल गए, तो उससे हुआ क्या कि एक या दो क्षारों के निवेशन से इन्वेस्टमेंट से, एक या दो क्षारों की इन्वेस्टमेंट या विलोपन से निषेचन व विलोपन बिंदु के पढ़ने के आधार में, निषेचन व विलोपन बिंदु के पढ़ने के प्राधार में परिवर्तन होता है। रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, आगे पीछे हो जाता है। यद्यपि ऐसे उत्परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्राधार, निषेचन या विलोपन के रूप में किया जाता है, ऐसे म्यूटेशन का हम लोग जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम लोग कहते हैं प्राधार निवेशन या विलोपन के रूप में बताया गया। 3 या 3 क्षारों के गुणित निवेशन तथा विलोपन से एक या एक से अधिक कोई तदनुसार कोड अथवा अनेक अमीनो एम्ल के वाचन प्रभार इस बिंदु के आगे अपरिवर्तित रहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है 3 या 3 क्षारों के गुणित निवेशन या विलोपन से, तो 1 या 2 के गुणित क्षारों के निवेशन या विलोपन से फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 3 या 3 के मल्टीपल है, 3 या 3 का मल्टीपल है AUG, CCC, GGG, अगर उनका विलोपन या एडिशन हुआ, विलोपन गुणित निवेशन अथवा विलोपन से एक या अधिक कोड तदनुसार एक या अधिक अमीनो एसिड के वाचन प्रभाव इस बिंदु के आगे परिवर्तित रहते हैं। तो अगर 3 या 3 के मल्टीपल ऐड हो रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, विलोपन हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो उनकी वजह से फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा 3 की वजह से।
3 या 3 के मल्टीपल से फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। फ्रेम शिफ्ट होता है 1 या 2 के अमीनो एसिड के, 1 या 2 के नाइट्रोजिनस बेस के विलोपन से या एडिशन से। 3 या 3 के मल्टीपल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु, इसको पढ़ लें। कूट परिकल्पना में बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके अमीनो एसिड से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। तो कूट जेनेटिक कोड की हाइपोथेसिस के बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके अमीनो एसिड से संबंध होने रखने वाली एक क्रियाविधि है। क्योंकि भाई कूट परिकल्पना से पहले ही फ्रांसिस क्रिक ने बता दिया था कि इनके बीच में कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई एडाप्टर मॉलिक्यूल है जो इधर से कोड पढ़ेगा और दूसरे हाथ से अमीनो एसिड जोड़ता चला जाएगा। उनके बीच में कोई ना कोई कड़ी है। क्योंकि अमीनो अम्ल से कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं होती, अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं है जिससे कि ये कोड को विशेष ढंग से पढ़ सके। अमीनो एसिड के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो कोड को पढ़ के डिकोड कर सके। इसके अनुसार एक अनुकूलम अणु जो एक तरफ से कोड को पढ़ता है और दूसरी तरफ से विशिष्ट अमीनो एसिड से जुड़ जाता है। इन्होंने बोला जी कोई ना कोई एडाप्टर मॉलिक्यूल, कोई ना कोई अनुकूलन मॉलिक्यूल ऐसा है जो एक तरफ से तो कोड को पढ़ रहा है और दूसरी तरफ से अमीनो एसिड जोड़ता चला जा रहा है। अंतरण आरएनए, जिसे विलेय आरएनए कहते हैं, के बारे में जानकारी आनुवंशिक कूट से पहले से थी और हम लोग को, साइंटिस्ट को, अंतरण आरएनए, जिसे विलेय आरएनए कहते हैं, के बारे में जानकारी आनुवंशिक कूट से पहले से थी। ठीक है, ओके। फिर भी अनुकूलन अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी बाद ही में मिल पाई। तो ये तो जानते थे कि भाई ये आरएनए क्या कर रहा है। आरएनए, जिसे विलेय आरएनए कह रहे हैं, सलूबल आरएनए कह रहे हैं, या ट्रांसफ़र आरएनए को अंतरण आरएनए, इसके बारे में जानकारी साइंटिस्ट को पहले से थी। ट्रांसफ़र आरएनए को, ये अंतरण आरएनए, ठीक। लेकिन इसका एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह इसका रोल है, ये जानकारी नहीं थी। एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या कि एक तरफ वो किसी दूसरी तरह की डिवाइस से जुड़े और इधर किसी दूसरी तरह की डिवाइस से जुड़े। क्या डिवाइस भाई, एक तरफ तो वो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड को रीड कर रहा, दूसरी तरफ अमीनो एसिड को डिकोड करते हुए अमीनो एसिड जोड़ रहा। तो एक तरफ तो न्यूक्लिक एसिड के कोड को पढ़ रहा, दूसरी तरफ अमीनो एसिड को असेंबल कर रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन में। ये एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम हो गया। एक तरह से दो अलग अलग चीज़ों को वो एक तरह से मर्ज कर रहा, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। अंतरण आरएनए में एक प्रतिप्रकूट फंदा होता है। हमारा ट्रांसफ़र आरएनए में, अंतरण आरएनए में एक प्रतिप्रकूट फंदा होता है, एंटीकोडॉन लूप होता है। एंटीकोडॉन, प्रति प्रकूट, कोडॉन। तो प्रकूट हमारा, कोडॉन, प्रतिप्रकूट, एंटीकोडॉन, जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। और इस एंटीकोडॉन में लूप में क्या है कि कूट के पूरक क्षार कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है इसके प्रकूट प्रकोद में, जिसके कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। प्रति प्रकूट फंदा, एंटीकोडॉन लूप, जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं और इसमें एक अमीनो एसिड स्वीकार्य छोर होता है। साथ के साथ इसमें एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर, स्ट्रैंड एक्सेप्टर किनारा होगा, जिससे वह अमीनो एसिड से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट अंतरण रचनाएं आरएनए होता है और प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए एक विशिष्ट अंतरण आरएनए, एक विशिष्ट ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल होता है। प्रारंभम हेतु, प्रोसेस के शुरुआत हेतु, आरंभ करने हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। तो प्रोसेस की शुरुआत हो जाए, इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए, शुरुआत कराने वाला, उसको हम प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं, सोलुबल मॉलिक्यूल कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता और ये जो रोध प्रकूट हैं हमारे स्टॉप कोडॉन है, युग युगायुआ, उनके लिए कोई भी आरएनए, ये स्टॉप आरएनए या कहिए कि
स्टॉप कोडॉन की तरह काम नहीं करता। रोध प्रकुट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता। रोध प्रकुट के लिए कोई भी अंतरण आरएनए ट्रांसफर आरएनए नहीं है। उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीय संरचना दर्शाई गई है जो तिपतिया के पत्ती जैसी दिखाई देती है। तो इस चित्र में जो आपको दिखा रहे हैं 6.12 में, वो इसका कौन सा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं? वो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। किसका? ट्रांसफर आरएनए का। 6.12 में, 13 में नहीं, 6.12 पे आइए। तो ये ट्रांसफर आरएनए का नया एक रूप आपके लिए, जो अभी तक नहीं हम लोग देखते थे, उसके बारे में जानकारी दी गई। ठीक है जी। रोध प्रकुट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता। उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीय संरचना दिखाई गई है। इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो तिपतिया की पत्ती जैसा होता है, कॉलीफ्लावर क्लोवर जैसा, हमारे लौंग की पत्ती जैसा होता है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। और इसका अगर हम वास्तविक संरचना देखें, ट्रू इसका कंपोजिशन देखें, तो अंतरण आरएनए एक सघन अणु है, एक कॉम्पैक्ट अणु है, ठोस अणु है जो उल्टे एल के आकार का। ये बात याद में रखिएगा। तो वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए एक सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह का दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे आके अब आपका जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड के बाद उससे रिलेटेड म्यूटेशन, और म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन की बात हुई। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्थानांतरण या रूपांतरण, या कहिए ट्रांसलेशन। स्थानांतरण या रूपांतरण, या कहिए ट्रांसलेशन, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो एक ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद आप लोगों से सुमो बायोलॉजी ऐप पे, सुमो बायोलॉजी पे। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।